नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल नंबर 7 को कवर कर रहे हैं जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम मुख्य रूप से कंप्यूटर ग्राफिक्स के अवलोकन को कवर करते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या हैं। ऑटोकैड के बारे में और सॉलिड कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये वो मॉड्यूल हैं जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में कवर करेंगे। अवलोकन के संदर्भ में तो अब तक हमने शीट पर तकनीकी ड्राइंग खींचना सीखा है। डायमेंशन कंपास, डिवाइडर, स्केल प्रोटेक्टर और अन्य ऑब्जेक्ट का उपयोग करके हमने आइसोमेट्रिक व्यू में 2 डायमेंशनल और शायद 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का निर्माण करने का प्रयास किया है। अब हम कंप्यूटर का उपयोग इस प्रकार की 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के निर्माण का प्रयास करेंगे, या शायद 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के कटे हुए सेक्शनल व्यू। पहले से शुरू करने के लिए हम इस कंप्यूटर ग्राफिक्स पर कुछ अवलोकन को देखेंगे। तो आधुनिक दिनों के इंजीनियरिंग डिजाइन में सदैव 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और 3D सॉलिड मॉडलिंग शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ये व्यू हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसे अपनी ड्राइंग शीट पर बनाते हैं। शायद राइट साइड के व्यू, लेफ्ट साइड के व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू जो हम बनाते हैं। यह कल्पना करने की कोशिश करें कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है और इसे आइसोमेट्रिक व्यू में दर्शाने का प्रयास करें। इन कंप्यूटेशनल ग्राफिक्स का लाभ यह है कि वे अच्छे दिखते हैं और उस सटीक डायमेंशन पर जिनका हम हमेशा उपयोग कर सकते हैं। जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं वहाँ कम से कम की गणना होती है, जबकि कंप्यूटर ग्राफिक्स में आप सटीक जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि शेडेड भाग जैसे चमकीले हल्के रंग, गहरे रंग, इस तरह के ऑब्जेक्ट आंखों को अच्छी अपील देते हैं। वास्तविक शक्ति वस्तु के सटीक और स्पष्ट विवरण के बारे में है, और वह सारी जानकारी जिसे हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। वर्षों बाद भी यदि कोई उस जानकारी को पुनः प्राप्त करना चाहेगा तो हम उसका उपयोग करने की पोजीशन में होंगे, जबकि ड्राइंग शीट और अन्य चीजें जो हम मैन्युअल रूप से करते हैं उनका जीवन काल होता है। और आगे अगर हम उस जानकारी को दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, जो सप्लाई चेन के लिए भी संभव हो सकता है, इसलिए एक ही स्थान पर तकनीकी ड्राइंग तैयार की जाएगी और विभिन्न टीमों को आपूर्ति की जाएगी, और यह सप्लाई चेन में जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का सबसे आसान तरीका है। आमतौर पर इस कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिजाइन व्यू के विजुअलाइजेशन के लिए एक उपकरण के रूप में ग्राफिक्स का प्रभावी उपयोग शामिल होता है। हम पहले इसकी व्याख्या करने के लिए 2 डायमेंशनल शीट पर निर्माण करने का प्रयास करते हैं और वहां से अंत में उस 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स का दूसरा फायदा यह है कि अगर कोई जल्दी से एक प्रोटोटाइप तैयार करना चाहता है तो इन ड्राइंग का उपयोग करना काफ़ी आसान है। आजकल लोग 3D के साथ जा रहे हैं और एडवांस 4D प्रिंटिंग की तरह है। 3D प्रिंटिंग में यदि आप इस कंप्यूटर ग्राफिक्स को उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिज़ाइन प्रदान कर सकते हैं, तो मशीन उस ऑब्जेक्ट को बहुत प्रभावी तरीके से प्रिंट करने की पोजीशन में होगी। इसलिए यदि कोई बहुत जल्दी प्रोटोटाइप तैयार करने में रुचि रखता है तो ऑटोकैड और सॉलिड वर्क्स जैसे विशिष्ट सॉफ्टवेयर, अन्य अन्य सॉफ्टवेयर भी हैं जैसे कैटिया, ये वही हैं जो वास्तव में काम आ सकते हैं। अब तक हमने 2D
ड्राइंग के बारे में सीखा है, जो मुख्यतः इन ड्राइंग के माध्यम से कीनेमेटिक्स को समझने में सहायक होते हैं और सर्किट एलिमेंट की पोजीशन की जांच करने के लिए या शायद ब्लूप्रिंट के पॉइंट के लिए है। ये हमें आसान जानकारी देने के लिए सिर्फ दस्तावेजीकरण है, विस्तृत जानकारी जो हमें केवल 3 डायमेंशनल मॉडलिंग के माध्यम से मिलेगी। विशेष रूप से 3 डायमेंशनल मॉडलिंग में 3 अलग अलग किस्में होती हैं। एक वायरफ्रेम मॉडल है, दूसरा सरफेस मॉडल है, तीसरा सॉलिड मॉडल है। इस सॉफ्टवेयर को देखने से पहले एक अवलोकन हमेशा हमें इस तकनीकी ड्राइंग के कुछ कीवर्ड को याद रखने में मदद करता है। उस उद्देश्य के लिए हम कंप्यूटर ग्राफिक्स पर इस संक्षिप्त अवलोकन को कवर कर रहे हैं। काम के आसान विश्लेषण के लिए पहले वायरफ्रेम मॉडल को इनपुट ज्योमेट्री डेटा के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ ब्रिज की एक चित्र दिखाया गया है। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें कई लाइन एलिमेंट होते हैं। यह एक वायरफ्रेम की तरह दिखता है, इसलिए वस्तु का स्केलेटन हमें हमेशा इस वायरफ्रेम से प्राप्त होता है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने में रुचि है तो इस वायरफ्रेम की आपूर्ति की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए ये सभी सिविल इंजीनियरिंग समस्या, एरोस्पेस इंजीनियरिंग समस्या, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वे मुख्य रूप से कंटिन्यूअम यांत्रिकी सिद्धांतों पर काम करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, तापमान, शायद वर्तमान के बारे में जानकारी जो फील्ड जानकारी होगी और कई अन्य चीजें जो हम आमतौर पर फील्ड की तरह दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम के प्रत्येक बिंदु पर हम उस विशेष जानकारी की पहचान करने की पोजीशन में होंगे। आगे का उद्देश्य आमतौर पर जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या शायद उन आवश्यक भौतिकी मुद्दों को समझने के लिए आंशिक अंतर समीकरणों को हल करते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को वायरफ्रेम मॉडल में कैसे आपूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास एक सेल फोन है जो एक चिप प्रोसेसर हो सकता है। यह लगातार परिवेश के साथ एनर्जी का आदान प्रदान कर रहा है। यह अब गर्म हो सकता है तो तापमान इसका और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। शायद वहाँ का मतलब है कि एक छोटा सा ब्रिज है, इसलिए यह कुछ खास तरह की बाउंड्री की पोजीशन है। अब अगर मैं इस तरह की समस्या को समझना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है? सबसे पहले एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का निर्माण करना है जहाँ पर चिप स्थित है, जहाँ अवरोधी मौजूद है और इसमें शामिल अन्य घटक क्या हैं। तापमान क्षेत्र के संदर्भ में किस तरह की बाउंड्री की पोजीशन है। इस तरह की चीजों को कैसे लागू किया जाए। मुझे इसे कुछ ऑब्जेक्ट पर बनाना होगा और उन सूचनाओं को हमें हर बिंदु पर कंप्यूटर को पढ़ाना है और आगे के उद्देश्य से आमतौर पर यह वायरफ्रेम डिजाइन या चित्र सहायक होंगे। यह अन्य एक सरफेस मॉडल हैं। ये सतह मॉडल मुख्य रूप से फील्ड व्यू के लिए उपयोग किए जाते हैं और वे उस वस्तु की किसी भी छिपी हुई लाइन को हटा देते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट का शायद सरफेस पर तापमान वितरण की कल्पना करना पसंद करते हैं। इसके बजाय हम वायरफ्रेम मॉडल की आपूर्ति करते हैं जो उन पॉइंट्स पर समीकरणों को हल करता है, लेकिन आपकी सरफेस की जानकारी जैसे तापमान वितरण या विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कलरफुल कंटूर जो आप देखने जा रहे हैं, वह इस सरफेस मॉडल द्वारा एक अच्छी अपील देता है। हालांकि एक पॉइंट पर अलग अलग स्तरों पर जानकारी उपलब्ध है। 2 पॉइंट सैकड़ों पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट से पॉइंट तक पुनर्निर्माण होना चाहिए। इसलिए किसी भी सरफेस मॉडलिंग अवधारणा में इस असतत जानकारी से इस तरह का प्रक्षेप शामिल होता है। उदाहरण के लिए, यह कार बॉडी जो भी हो, हम इसे देख रहे हैं, यह अच्छी लगती है, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट या शायद उस ऑब्जेक्ट की वक्रता, इस प्रकार की वस्तुएं असतत सूचना पर उपलब्ध होती हैं।
उन असतत जानकारी का उपयोग करके हम रेंडरिंग तकनीकों के साथ जाते हैं, एक अच्छे अपील वाले ऑब्जेक्ट का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, उस तरह की प्रक्रिया जिसे हम सतह मॉडलिंग कहते हैं। और इस सरफेस मॉडल में उनकी कोई मोटाई नहीं है। उनकी मोटाई में उनकी असीम रूप से छोटी, उनकी लेंथ, चौड़ाई, हाइट, इस तरह की चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन मोटाई नहीं। अगर हमारे पास इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं जिनका निर्माण हमने सरफेस मॉडलिंग का उपयोग करके किया है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं जहां मोटाई के साथ अन्य डायमेंशन भी महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, एक गैस टरबाइन है, शायद एक जेट इंजन के लिए हो सकता है। आपके पास टरबाइन ब्लेड, कंप्रेसर और नोजल, फैन और अन्य प्रकार की चीजें हो सकती हैं। कुछ भाग फैन के ब्लेड की तरह सरफेस हैं, इनकी मोटाई शून्य है, लेकिन उनमें से कुछ नोजल की तरह हैं और शायद उस वस्तु का शाफ्ट। ये तीन डायमेंशन चीजें हैं। तो एक विस्तृत व्यू, अगर हम इस तरह की चीजें प्रदान करने जा रहे हैं जिन्हें हम सॉलिड मॉडल कहते हैं। यद्यपि सभी कंप्यूटर ग्राफिक्स के संदर्भ में तीन डायमेंशनल हैं, ओरिएंटेशन से उन्हें वायरफ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडल और सॉलिड मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि आप सॉलिड मॉडल के साथ जा रहे हैं तो इसके लिए विशाल या विशाल कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। आपको इन सभी बिंदुओं पर जानकारी संग्रहीत करनी होगी। सरफेस वायरफ्रेम और सॉलिड मॉडल के बीच में है। तो आइए हम इस वायरफ्रेम मॉडल के बारे में विस्तार से देखें। आमतौर पर कोई भी तीन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसे हम वायरफ्रेम से जोड़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम कुछ जैसे वर्टेक्स की पहचान करने जा रहे हैं और एज की तरह कुछ। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, वायरफ्रेम मॉडल में मुझे जिस चीज की आवश्यकता होती है वह कुछ इस तरह की होती है जैसे ये एज होते हैं। और हमें कुछ और जानकारी जैसे डेटा संरचनाएं की आवश्यकता होती हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए ये वर्टेक्स हैं। यदि हम जानते हैं कि सूचना केवल हम इन दो एज से जुड़े होने के लिए, इन दो को निरूपित करने के लिए एक पोजीशन में होगा, इन एज से कनेक्ट किया जाना चाहिए कि इन एज से और आगे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके साथ एक उचित डेटा प्रबंधन करना है। इसलिए वायरफ्रेम मॉडल में हम इस तरह की हिडन लाइन नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसमें वर्टेक्स, वी और ये एज हैं। हम इन ऑब्जेक्ट को निरूपित करने के लिए किसी तीन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को निरूपित करना चाहते हैं, हम इसे जोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम सूचना है। अब यदि हम इन नोड्स, वर्टेक्स, एज और अन्य प्रकार के विन्यास की खोज के संदर्भ में सावधान नहीं हैं तो वही बिंदु हमें भ्रामक सूचना भी दे सकते हैं। अगर हम इस जानकारी को ध्यान से कनेक्ट करने के लिए एक पोजीशन में नहीं कर रहे हैं, शायद यह एक वहां चला जाता है, यह एक आता है, एक यह एक आता है और यह एक जटिल चित्र होगी। हम होगा जो भी देखा जा सकता है। हो सकता है तो जब हम वायरफ्रेम मॉडल का उपयोग कर रहे हैं, इन शीर्ष अपने लिंक को समायोजित करें। पदानुक्रम का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा। सामान्यतया इस वायरफ्रेम मॉडल में समतल पर सूचना होती है जैसे आकार और अभिविन्यास। सरफेस को 40 डिग्री 50 डिग्री से अभिविन्यासित किया जाता है और पर यह सभी सूचना एज के समुच्चय से संबंधित होती है। तो हमारे पास हमेशा एज होना चाहिए, इस तरह कुछ एक एज, अन्य एज है और यह एक और एज है और इसी तरह से। इसलिए एज का सेट हमेशा वहाँ
हो और ये एज आमतौर पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने के लिए इसे तीन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और आमतौर पर आवश्यक नहीं है कि हमें इन वर्टेक्स को लाइंस से जोड़ना है, को कर्व से भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण सिलेंडर है। यदि ये बिंदु हैं तो हमें एज के रूप में परिभाषित करना है। तब हम आर्क्स द्वारा भी बना सकते हैं। यदि मैं समान प्रकार की वस्तुओं को दोहराएं तो शायद मैं तीन डायमेंशनल आकारों के निर्माण की पोजीशन बन सकता हूं। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक बहुत लंबी पाइप की तरह कुछ करना चाहता हूं तो ऐसे सिलिंड्रिकल तत्व होंगे जो लाइन दर लाइन एक दूसरे से जुड़े होंगी। यदि पाइप मुड़ा हो तो फिर उस सिलेंडर का कुछ भाग कुछ अन्य कर्व तथा आर्क्स द्वारा कुछ अन्य ऑब्जेक्ट को काटता है, तो हम इसे जोड़ने की पोजीशन में होंगे। कुल मिलाकर वायरफ्रेम मॉडल में सदैव वर्टेक्स और के निर्देशांक मान शामिल होते हैं। विशेष एज से जुड़े वर्टेक्स क्या हैं और क्या इन एज से बने कोई भी चेहरे, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हैं। अब जब हम इन एज के वर्टेक्स सहज डेटाबेस संरचनाओं को देख रहे हैं तो हमें बनाना होगा विभिन्न प्रकार के संक्रियाओं या शायद संयोजन हैं जो कि उपयोग में लाए जा सकते हैं। इनमें से एक संबंधपरक प्रचालक हैं, जहां सूची और एरे का समुच्चय है। हम इसे भंडारित करने के लिए उपयोग करेंगे कुछ जैसे कि शीर्ष सूची क्या है, कुछ V1 V2 V3 V4, और फिर धार सूची के बारे में कुछ, क्या वे वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़े हैं ताकि यह एक एज बनाता है। यद्यपि यहाँ 0 0 0 है, 1 0 0 1 0 0 0 0 1 यह क्यूबॉइड बना सकता है। इसे कंप्यूटर को सिखाने के लिए हमें केवल सूचना ही नहीं बल्कि सूचना का भंडारण करना होगा जो एक दूसरे से जुड़े दो वर्टेक्स हैं। इसलिए यहाँ चार वर्टेक्स के लिए हम एक संयोजन है जैसे 1 2 3 4 5 6 संयोजन हमारे पास है। चार में से दो युग्मों के बीच एक संयोजन है। हम कैसे बनाना चाहते हैं? एक तरीका है कि हम इसे कंप्यूटर को सिखाने या इसे स्टोर करने के लिए कि यह उस विशेष क्यूबॉइड का है। इसी प्रकार पेड़ की संरचनाएं भी होंगी। ऐसी वस्तु की तरह कुछ ऐसी होनी चाहिए जो वस्तु है जो से जुड़ी हुई है तथा प्रत्येक सरफेस में कितने एज हैं और उस एज में जो वर्टेक्स कर रहे हैं और उन वर्टेक्स में क्या एक्स वाई जानकारी कर रहे हैं। तो एक विस्तृत पदानुक्रमिक संरचना के साथ जाना होगा। तो वहां अपनी बुनियादी प्रोग्रामिंग एक अवधारणा चित्र में आती है। कभी कभी परिभाषित वर्ग भी इन बिंदुओं को जोड़ने के लिए उपयोगी अवधारणा है। और एक नेटवर्क शामिल होगा जब आप इन अंक से कनेक्ट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए डेटा पॉइंटर स्वाभाविक रूप से चित्र में आते हैं किसी सरफेस की तरह जिसमें एज के ई एक ई चार एज है होते हैं ताकि ई बनाने के लिए शायद आप एक और दो बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये स्वाभाविक रूप से एक पॉइंटेड वेरिएबल के रूप में जुड़े होते हैं। सामान्यतया प्रत्येक शीर्ष में तीन निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड, और प्रत्येक किनारा दो शिखर बिंदु द्वारा परिसीमित होता है। यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट को एज
की तरह कह रहा हूँ, दोनों सिरों के वर्टेक्स होते हैं और सामान्यतया प्रत्येक शिखर बिंदु पर तीन एज में से कम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाहिए। कुछ ऐसे जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यह शिखर बिंदु है, शायद वहाँ एक एज हो सकता है, एक और किनारे आ रहा है, एक और एज जा रहा है। इस तरह एक नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। चेहरे की तरह किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए भी आपको तीन एज की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यहाँ का त्रिकोणीय फेस तीन डायमेंशनल है। यह पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज है। शायद शीर्ष V1 V2 और V3 कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये वायरफ्रेम मॉडल तीन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का लॉ डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। यह मिनिमलिस्टिक प्रकार है, कोई 3D वस्तु को निरूपित कर सकता है। ऐसा लाभ की तरह है जब आप ज्यामिति को लोड कर रहे हैं या संभवतः ज्यामिति या शायद ध्रुवों की प्रक्रिया का विश्लेषण कर रहे हैं, न कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन के परिप्रेक्ष्य में भी बल्कि आपके संदर्भ में भी। ये वायरफ्रेम मॉडल इसे कंप्यूटर और पर लोड करना आसान है। मेमोरी को भी साफ करें। ये शीघ्र तथा कुशलतापूर्वक सूचना दे सकते हैं तथा हमारे पास अनेक विचार भी होंगे जो आसानी से निर्मित हो सकते हैं। हम जो भी रेखाएं देख रहे हैं वह सरफेस इंटरसेक्शन के रूप में मानी जाती हैं, अर्थात हमें यह ज्ञात है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई सरफेस के बारे में क्या विचार है। किसी भी कंटिन्यूअम एनालिसिस के लिए जैसे ऑब्जेक्ट की डिजाइनिंग, हम अभियांत्रिकी परिमित एलिमेंट विश्लेषण में एक लोकप्रिय संख्यात्मक विधि है। ये वायरफ्रेम मॉडल आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए प्रारंभ चरण हैं के भी आजकल लोग कंप्यूटर कंट्रोल मशीनों CNC मशीनों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार की मशीनें जिनके लिए सीधे ही स्टार मॉडल सूचना की आपूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ऐसी पोजीशन में परिवर्तन तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। यहाँ कोई भी मॉडल हम वायरफ्रेम बनाने का एक मूल चरण है। इनके कुछ नुकसान भी हैं। यदि हम इस सूची से सावधान नहीं हैं जो एज को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, यह पहचानना इतना आसान नहीं है कि हम किस प्रकार की 3D वस्तु देख रहे हैं। उदाहरण के लिए हम इस पर नज़र डालें। हमारे पास ये वर्टेक्स हैं। यदि इन आंकड़ों के वर्टेक्स उपलब्ध हैं तो और वर्टेक्स के संदर्भ में एक बेमेल है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तब वस्तु को उस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसे उस प्रकार भी निरूपित किया जा सकता है और इसे उस प्रकार अथवा किसी अन्य वस्तु में भी निरूपित किया जा सकता है जो देखा जा सकता है। तो एक वायरफ्रेम मॉडल का उपयोग करने के लिए सावधान रहना होगा। सतह निर्माण के संदर्भ में सदैव अनिश्चितता होती है और यह को खंड के बारे में कुछ भी परिभाषित नहीं करती है और सरफेस ऑब्जेक्ट का है। आमतौर पर अनिश्चितता या अनुमान लगाना या व्याख्या करना कठिन होता है तथा उनके पास कंप्यूटेशनल जानकारी निर्धारित करने की कोई क्षमता नहीं है, जैसे कि दो फसिस या इंटरसेक्टिंग मॉडल के बीच इंटरसेक्शन की लाइन। जब आपके पास दो तीन मॉडल होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो एक कर्व संपर्क थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। अब हम अन्य ऑब्जेक्ट नेम सरफेस मॉडल को देखेंगे। इसलिए हमने सीखा कि तीन किस्में हैं, एक वायरफ्रेम मॉडल, सरफेस मॉडल और सॉलिड मॉडल। तो अब हम इस सरफेस मॉडल के लिए जा रहे हैं।
एक सरफेस मॉडल किसी वस्तु की स्किन का रिप्रेजेंटेशन करता है। इन स्किन में कोई मोटाई या सामग्री नहीं होती है। और आमतौर पर यह सरफेस हम मैथमेटिकल कार्यों द्वारा परिभाषित करते हैं। हम सरफेस के रूप में कुछ परिभाषित करने के लिए पैरामेट्रिक वेरिएशन का उपयोग करते हैं। और यह सरफेस मॉडल वायरफ्रेम मॉडल में मौजूद किसी भी अनिश्चितता या गैर विशिष्टता मोटाई को समाप्त कर देता है। हिडन रेखाएं नहीं देखी जाती हैं। और बेहतर दृश्यकरण और रेंडरिंग केवल सतह मॉडल पर संभव है। और वे इस नेटवर्क में अधिक यथार्थवादी लग रहे हैं। उदाहरण के लिए मोल्ड डिजाइन डाई डिजाइन की तरह इस तरह की चीजों को इन सरफेस मॉडल द्वारा आसानी से बनाया जा सकता है। यहां तक कि जटिल निर्मित सरफेस जैसे एरोप्लेन के पतवार, हवाई जहाज के फ्यूजलेज और कार बॉडी, हम इन सरफेस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। और खुरदरापन, रंग, परावर्तन के बारे में कुछ भी हम इसे सरफेस के मॉडल पर आसानी से असाइन कर सकते हैं। वायर मॉडल की यह अवधारणा 1900 के आसपास आई, जब लोग परिमित डिस्क्रेटाइजेशन को देखने की कोशिश करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन डॉट्स वायरफ्रेम के साथ जाने वाले लोगों को पुनः प्राप्त करने के लिए सरफेस को जोड़ते हैं। फिर 1930 से 40 के दशक के आसपास लोगों ने सरफेस मॉडल नाम की किसी चीज को देखना शुरू किया, क्योंकि वे वस्तुओं पर ड्रैग लिफ्ट जानने के बारे में अधिक रुचि रखते थे। उदाहरण के लिए यहाँ हम एक विमान दिखा रहे हैं। यह सरफेस क्या होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आंतरिक होता है। पुराने दिनों में प्लेन की आंतरिक संरचना होती है जिस पर आप इसे सरफेस से ढकेंगे। अब उस सरफेस को उस एरोप्लेन पर कैसे घुमाया जाए ताकि उस ऑब्जेक्ट पर कम खिंचाव पड़े और अधिक लिफ्ट हो, क्योंकि पहले के दिनों में निर्माण सामान्य मिश्रित सामग्री के उपयोग पर नहीं था, इसलिए उन्हें ऑब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से विकृत करना पड़ता था और जिसे आंतरिक स्केलेटन संरचना द्वारा समर्थित माना जाता था। इतनी विकृत इस तरह की प्रक्रिया को रिवेट करने के लिए सरफेस की और संपूर्ण सरफेस मॉडलिंग अवधारणा आमतौर पर उन दिनों 1940 के दशक में आई थी। और जिस तरह से उन्होंने पैरामीट्रिक विविधताओं का उपयोग करके विशेष रूप से सरफेस के कून तरीके से आगे विकसित किया, जिसे हम बाद की कक्षाओं के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के सरफेस हैं जैसे बेजियर सरफेस, स्प्लाइन सरफेस और कुछ अर्थों में सरफेस की इंटरसेक्टिंग के संदर्भ में अनिश्चितता इस कून सरफेस से दूर हो जाएगी। तो कह कर्व के बारे में पैरामेट्रिक इंफॉर्मेशन का उपयोग हम करेंगे, जिसका अर्थ है कि एक कर्व हो सकता है, एक और कर्व है, वहाँ एक और कर्व है, वहाँ एक और कर्व है। सरफेस जैसे किसी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन कर्व को कैसे जोड़ा जाए, पैरामेट्रिक वेरिएशन में इस संपूर्ण सरफेस मॉडलिंग का कार्य करता है। विशेष रूप से इस तरह की सरफेस मॉडलिंग का उपयोग गोलियों जैसे शेल के लिए किया जाता है जिसे आप वास्तविक रूप से देखना चाहते हैं। इसे उस शेल, बाहरी शेल या डोम्स पर उस तरह के ऑब्जेक्ट पर देखें। कार बॉडी पैनल, एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज, शायद फैन ब्लेड्स, ट्विस्टेड फैन ब्लेड्स और शायद विंड टरबाइन ब्लेड्स। इस तरह की चीजों में सरफेस होते हैं। एक जटिल सरफेस होता है कि उस तरह की चीजों को कैसे बनाया जाए। इसके लिए सरफेस मॉडलिंग अवधारणा की आवश्यकता होती है। इनका विस्तार जहाज निर्माण के संदर्भ में है और दूसरा जूते उद्योग भी काफी लोकप्रिय है। यदि आप यांत्रिक उद्योगों को देख रहे हैं तो फोर्जिंग और कास्टिंग ऑपरेशन में प्राय इन सरफेस मॉडलिंग सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। हम आमतौर पर एक शब्द नाम कैड, कंप्यूटर प्रारूपण और कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइनिंग का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की अवधारणाओं के लिए
सतह निर्माण की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर पैकेज जो इसके निर्माण के लिए उपलब्ध हैं। हम यह सीखेंगे कि यह सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर की पृष्ठभूमि कैसे काम करती है। तो सबसे पहला चरण कर्व के निर्माण के साथ शुरू होता है, जिसे हम स्प्लाइन कहते हैं, जिसमें से 3D सरफेस स्वेप्ट हैं या मैश हो जाते हैं। कुछ ऐसा है जैसे अगर मैं एक पॉट बनाना चाहता हूं, तो मुझे जो आवश्यक जानकारी चाहिए वह कर्व की तरह है और मुझे एक्सिस की तरह कुछ चाहिए। अगर मैं इस पूरी स्प्लाइन को इसके चारों ओर घुमाता हूं, तो मैं एक कप बनाने की पोजीशन में आ जाऊंगा। यह शून्य मोटाई का एक सरफेस है जिसे हम बनाना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के स्प्लाइन का उपयोग करके व्यक्ति इसे बनाने की पोजीशन में होगा। इसलिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जहां हम बिंदुओं के आधार पर परिभाषित करेंगे। इसलिए हम जो सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं वह यह है कि जब आप स्क्रीन को छूने जा रहे हैं या शायद पॉइंट पर क्लिक करते हैं, तो आपका फ्रंट एंड उस जानकारी को लेता है और उसे एक प्रोग्रामिंग के आपके बैक एंड पर भेजता है। उस एज वर्टेक्स को लें, उन्हें जोड़ें, स्प्लाइन की तरह कुछ फिट करें, फिर यह आपसे जानकारी पूछता है कि आप किस एक्सेस को घुमाना चाहते हैं। आप उन पॉइंट्स के लिए पूछें जिन्हें आप चुनते हैं, फिर यह घूमता है और इन ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। इसलिए बहुत सारी जानकारी पृष्ठभूमि और सामने के छोर पर होगी जो हम अगली कक्षाओं में सीखने जा रहे हैं। दूसरी विधि इन सरफेस के पोल्स और कंट्रोल पॉइंट्स में हेरफेर करके सीधे सरफेस का निर्माण है। विशेष रूप से सरफेस को प्लानर सरफेस में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य एक सिलिंड्रिकल या कोनिकल सरफेस और स्कल्पचर्ड सरफेस है जिसे हम कहते हैं। यदि यह एक प्लेनर सरफेस है तो बैक एंड कैसे काम करता है? यह एक प्लेन सरफेस है जो 3 पॉइंट्स से होकर गुजरता है। P0 P1 P2 दिया गया है। जब आप सरफेस और कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं तो शायद हमें बिंदु P1 P2 P3 XYZ निर्देशांक दे सकते हैं, या तो हम इसे स्टाइलस स्क्रीन को स्पर्श करते हुए टाइप करते हैं, या शायद माउस से उस सरफेस पर क्लिक करें जहां हम XYZ जानकारी देंगे। एक बार जब हमारे पास वह XYZ जानकारी होती है तो यह पृष्ठभूमि को किसी भी पॉइंट के UV के एक पैरामीट्रिक वेरिएशन P का निर्माण करेगा। उस सरफेस पर पहले पॉइंट P0, दूसरे पॉइंट P1 और तीसरे पॉइंट P2 की जानकारी का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जा सकता है। क्योंकि हम इन शीर्षों से सरफेस का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए एक बार जब शीर्ष पर नहीं होते हैं तो इस तरह के पैरामीट्रिक वेरिएशन का उपयोग करके इन 3 पॉइंट्स से गुजरने वाले सरफेस का निर्माण किया जा सकता है। और क्योंकि यह एक सरफेस है, इसका एक घुमावदार आकार हो सकता है, इसलिए सामान्य वेक्टर भी महत्वपूर्ण हैं। यह एक तलीय प्रकार का सरफेस हो सकता है, यह थोड़ी घुमावदार प्रकार का सरफेस हो सकता है, या शायद उस सरफेस के ओरिएंटेशन की भी हमें आवश्यकता होती है। सरफेस के इतने सामान्य की भी हमें आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे पास केवल 3 पॉइंट्स के बारे में जानकारी होती है। हम सरफेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते हैं जिसका निर्माण करने का हमारा इरादा है या रुचि है। तो उस पोजीशन में हम फिर से सामान्य वेक्टर का उपयोग P1 P0 के रूप में करते हैं। P2 P0 पॉइंट के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। इसी तरह P1 P0 P2 P0 क्रॉस उत्पाद जिनका हम उपयोग करके निर्माण करेंगे। हम उस कलर मैपिंग के आधार पर जो सरफेस के लिए सामान्य हो सकता है निर्माण करने की पोजीशन में होंगे। और अगली कक्षा में हम सरफेस मॉडल और विभिन्न प्रकार के स्प्लाइन सरफेस के बारे में अधिक जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।